वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मेंडल के प्रयोग में आने वाले कुछ तकनीकी शब्द। तो उन कुछ तकनीकी शब्दों में कुछ शब्दों का वर्णन आप लोगों को मिला था, जैसे कि जीन, एलील, ठीक है, जीन, लोकस, संकरण वगैरह, ठीक है। संकरण भी समझाए थे आप लोगों को, संकरण क्या होता है, जीन स्थल क्या होता है, यहाँ तक कि ये सभी बातें आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, तो टॉपिक के बारे में हम बता रहे थे आप लोग को कि हम लोग का जो मेन टॉपिक है वह है सम टेक्निकल वर्ड्स आर यूज्ड इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हम लोग मेंडल के प्रयोग में आने वाले कुछ तकनीकी शब्द देख रहे हैं, और इस कुछ तकनीकी शब्द में हमने बताया था कि जीन के बारे में बता चुके थे, एलील के बारे में बता चुके थे, जीन लोकस के बारे में बता चुके थे, क्रॉस के बारे में बता चुके थे, यहाँ तक कि समयुग्मज और विषम युग्मजी के बारे में भी आप लोग को बताया जा चुका था। आज हम लोग देखने वाले हैं F1 जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। चलिए देखते हैं यहाँ पे F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, ठीक है। इसको हम लोग देखने वाले हैं प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, ठीक है। अब F1 जनरेशन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो हमने बताया था बाबू कि संकरण के बाद प्रथम जो संतान उत्पन्न होते हैं, जैसे क्रॉस कराया गया था, क्रॉस में हम दर्शाए थे यहाँ पे कि एक शुद्ध लंबा पौधा होता है, एक जो होता है शुद्ध बौना पौधा होता है, ठीक है। तो लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पे देखिए कि ये जो युग्मक होंगे अलग होंगे। जब युग्मक अलग होगा तो युग्मक एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। और युग्मक के आपस में मिलने से क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये होगा कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी का, फिर इधर भी वही होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर भी वही कंडीशन आएगा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर भी वही आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रथम संतान उत्पन्न होंगे उन्हें प्रथम पीढ़ी के संतान कहेंगे, ठीक है। तो संकरण के फलस्वरूप दो जनकों के बीच संकरण जब कराया जाएगा तो संकरण के फलस्वरूप जो प्रथम संतान उत्पन्न होंगे उन प्रथम संतानों को हम लोग क्या कहेंगे, तो F1 जनरेशन कहेंगे, प्रथम पीढ़ी कहेंगे, ठीक है। अब यहीं पे देखेंगे हम लोग F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन क्या होता है, द्वितीय पीढ़ी किसे कहते हैं, तो F2 जनरेशन किसे कहते हैं बाबू, तो बताया जाता है कि जब F1 पीढ़ी के दो पौधों के बीच आपस में क्रॉस कराया जाएगा। यहाँ पे F1 पीढ़ी के दो पौधे हैं, ठीक है, और दोनों पौधों को उठाकर जब क्रॉस करा दिया जाए, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। जब इनका क्रॉस करा देंगे तो उस क्रॉस कंडीशन को देखिए यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, ये कंडीशन बनेगा, इसका संकरण इसके साथ, फिर इसका संकरण इसके साथ ही होगा, फिर इधर से भी क्रॉस करा देंगे हम लोग, कैपिटल टी, फिर इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर स्मॉल टी, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड जनरेशन, ठीक है, दूसरी पीढ़ी के संतान, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन का मतलब कि संकरण के फलस्वरूप जो प्रथम संतान उत्पन्न होंगे उन्हें F1 जनरेशन कहेंगे, ठीक है। और F1 पीढ़ी के दो संतानों के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो उस स्थिति में जो सेकेंड जनरेशन प्राप्त होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय पीढ़ी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को देखना होगा क्या बाबू, तो डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर देखना है हम लोग को।
जिसको प्रभावी गुण कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब हो गया प्रभावी गुण। अब प्रभावी गुण किसे कहेंगे? तो F1 पीढ़ी के संकरण के बाद जो F1 पीढ़ी कर रहा है, दो जनकों के बीच संकरण के फलस्वरूप, दो जनकों के बीच संकरण के फलस्वरूप जो प्रथम पीढ़ी के संतान उत्पन्न होते हैं, उस प्रथम पीढ़ी के संतान में जो गुण दिखाई देता है, जो गुण क्या होता है? दिखाई देता है, उस गुण को हम लोग प्रभावी गुण कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। माने बाह्य रूप से जो दिखाई देगा उसको प्रभावी गुण कहेंगे, जो बाह्य रूप से दिखाई नहीं देगा उसको अप्रभावी गुण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, ये जो पौधा है बाबू, ये शुद्ध लंबा है। ठीक है, ये क्या है? तो शुद्ध लंबा पौधा है। और यह क्या है? तो शुद्ध बौना पौधा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जब संकरण कराया गया तो दोनों के बीच संकरण कराने के फलस्वरूप जो प्रथम पीढ़ी का संतान उत्पन्न हुआ, यह क्या होगा? तो बाह्य रूप से लंबा होगा। तो ये कैपिटल टी दिखाई दिया, तो इस कैपिटल टी के लक्षण को हम लोग प्रभावी गुण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रभावी गुण। और इस स्मॉल टी के लक्षण को हम लोग क्या कहेंगे? अप्रभावी गुण कहेंगे। ठीक है, अप्रभावी गुण, अप्रभावी गुण। ठीक है, तो ये हो गया क्या बाबू? तो डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर का मतलब कि जो गुण दिखाई नहीं देगा F1 जनरेशन में, हो सकता है कि F2 जनरेशन में क्या हो जाए? दिख जाए। तो ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आप सभी दोस्तों के पास ये वीडियो सही ढंग से पहुंचे और सही तरीके से आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये जो जानकारी आपको दी जा रही है, यह क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, क्लास 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ जो विद्यार्थी नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका सपना है कि नीट हम क्रैक करें, तो उन लोगों के लिए भी यह काफ़ी अहम होने वाला है। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए देखते हैं क्या बाबू। तो ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब हम लोग को देखना है जीनोटाइप। ठीक है, जीन प्रारूप लिखा जाता है क्या बाबू? जीनोटाइप। जीनोटाइप को हिंदी में कहा जाता है जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप किसे कहते हैं, अर्थात जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो बताया जाता है बाबू कि किसी भी जीव के अंदर जीनों की संरचना को जब प्रदर्शित किया जाता है, किसी भी जीव के अंदर जीनों की संरचना को प्रदर्शित करना जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, किसी भी जीव के अंदर जीनों की संरचना को प्रदर्शित करना जीनोटाइप कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसका जीनोटाइप, एगो कैपिटल है, एगो स्मॉल है, इधर भी देख रहे हैं एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। ठीक है, तो ये हो गया जीनोटाइप। किसी भी जीव के अंदर जीनों की संरचना को क्या करना? प्रदर्शित करना। ठीक है, किसी भी जीव के अंदर जीनों की संरचना को प्रदर्शित करना जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आप देखेंगे क्या बाबू? तो फिनोटाइप, फिनोटाइप। ठीक है, तब फिनोटाइप को हिंदी में कहा जाता है लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? तो लक्षण प्रारूप के बारे में बताया जाता है बाबू कि संकरण के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होते हैं, अर्थात किसी भी जीव के अंदर जो बाह्य रूप से लक्षण दिखाई देता है, बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप कहते हैं। किसी भी लक्षण का बाह्य रूप से दिखाई देना, किसी भी लक्षण का बाह्य रूप से क्या होना? दिखाई देना लक्षण प्रारूप कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक अहम कहेंगे कि टॉपिक या एक अहम नोट जो है हम लोग को देखना है क्या बाबू? तो टेस्ट क्रॉस। ठीक है, परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। चलिए देखते हैं क्या बाबू? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया जाता है कि अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजीय जनक के साथ
अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ, बाबू देखा, अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी का संकरण जब कराया जाता है, ठीक है, समयुग्मजी अप्रभावी गुणों वाले जनकों के साथ, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अप्रभावी गुणों वाला जनक हो गया ये, ठीक है, और वो भी समयुग्मजी कंडीशन, क्योंकि जोड़े में उपस्थित जीन एक दूसरे का समान है। तो जब अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक का संकरण F1 पीढ़ी के साथ कराएंगे, F1 पीढ़ी का मतलब कि यहाँ पे ये होगा F1 पीढ़ी, जब इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा तो ये कंडीशन देखिए, कैपिटल स्मॉल टी अलग अलग हो जाएगा, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी अलग होगा, ठीक है। जब इनका क्रॉस कराया जाएगा एक दूसरे के साथ तो कंडीशन क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा। फिर इधर भी अगर हम लोग क्या देख रहे थे, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण का होता है, तो हमने बताया बाबू कि जब अप्रभावी गुण वाले समयुग्मजी जनक का संकरण, ये अप्रभावी गुण वाला समयुग्मजी जनक हो गया, जब अप्रभावी गुण वाले समयुग्मजी जनक का संकरण F1 पीढ़ी के साथ कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को जीनोम देखना है, जीन पूल देखना है, ठीक है। तो जीनोम क्या होता है, जीनोम, ठीक है, जीनोम किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि जीवों में गुणसूत्रों की अगुणित अवस्था को, जीवों में जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्रों के अगुणित अवस्था को हम लोग जीनोम कहते हैं, ठीक है। जीवों में गुणसूत्रों के अगुणित अवस्था को क्या कहते हैं बाबू, जीवों में उपस्थित गुणसूत्रों के अगुणित अवस्था को जीनोम कहते हैं, और जीनोम को हम लोग n द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, स्मॉल n द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है जीन पूल, ठीक है, जीन पूल क्या होता है, जीन पूल, जीन पूल किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि किसी भी एक खास आबादी में, किसी भी एक आबादी के सभी जीवों के जीनोटाइप को, ठीक है, किसी भी एक आबादी के सभी जीवों के जीनोटाइप को जीन पूल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जीन पूल। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया बाबू, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या चीज़, तो सम टेक्निकल वर्ड, ठीक है, कुछ तकनीकी शब्दों का उपयोग जो मेंडल अपने प्रयोग के दौरान किए थे, ये हम लोग देख लिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ठीक है, या मेंडल के वंशागति के नियम। तो मेंडल के वंशागति के नियम क्या हो, तो इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो देखेंगे हम लोग। तो मेंडल कौन कौन से प्रयोग किए थे, चलिए प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन से नियम दिए थे वो देखेंगे हम लोग। क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है, मेंडल के वंशागति के नियम, ठीक है ना, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम, का साउंड कम करके, मेंडल के वंशागति के नियम, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये देखेंगे। तो बताया जाता है बाबू कि मेंडल ने वंशागति का नियम जो है वह एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के आधार पर दिए थे, ठीक है। मेंडल ने वंशागति के नियम किस आधार पर दिया था, तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, ठीक है, एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। तो ये दोनों आधार पर मेंडल ने अपने वंशागति के नियम दिए थे। दो आधार बनाए थे कौन सी,
तो एक संकर संकरण का और द्विसंकर संकरण का, ठीक है। तो एक संकर संकरण किसे कहते हैं, द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, चलिए आज हम लोग देखते हैं इसको एक संकर संकरण को, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिखा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है। तो बताया जाता है कि जब एक जोड़े विपरीत लक्षण के आधार पर संकरण की क्रिया कराई जाती है, जब एक जोड़े विपरीत लक्षण के आधार पर संकरण की क्रिया कराई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बाबू, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किसको, तो जब संकरण की क्रिया एक जोड़े विपरीत लक्षण के आधार पर कराई जाती है। बताया जाता है कि मेंडल ने एक संकर संकरण को प्रदर्शित करने के लिए एक लंबे पौधे का चुनाव किया था, लंबा पौधा, एक लंबे पौधे का चुनाव किया था, और दूसरा बाबू बौना पौधा का चुनाव किए थे, ठीक है। बौना पौधा, दो पौधे का चुनाव किए थे मेंडल। कौन कौन, तो लंबे पौधे को डबल कैपिटल टी के द्वारा सूचित किया गया और बौने पौधे को डबल स्मॉल टी के द्वारा सूचित किया गया, ठीक है। अब इनके बीच जब क्रॉस कराएंगे, चूंकि एक जोड़ा विपरीत लक्षण हो गया, लंबाई का लक्षण चुना गया जिसमें एक शुद्ध रूप से ज़्यादा लंबा है और एक शुद्ध रूप से कम लंबा है, अर्थात एक बौना पौधा हो गया, एक लंबा पौधा हो गया, ठीक है। दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या बाबू, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसका नाम देंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने दो नियम का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। दो गो नियम दिए थे मेंडल, ठीक है। पहला नियम क्या था बाबू, तो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार उन्होंने यह बताया, अर्थात प्रभाविता के नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक साथ प्रवेश करता है तो उनमें से एक ही लक्षण बाह्य रूप से क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक ही साथ प्रवेश करता है तो उनमें से केवल एक लक्षण बाह्य रूप से क्या होता है, दिखाई देता है, जिसे प्रभावी गुण कहते हैं, और जो गुण दिखाई नहीं देता उसको अप्रभावी गुण कहते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हम बता चुके हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम क्या कहा गया, तो अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे बाबू, कि इस नियम के अनुसार उन्होंने यह बताया कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक साथ प्रवेश करता है तो उनमें से केवल एक ही लक्षण बाह्य रूप से दिखाई देता है। चलिए देखें कैसे। अब देखिए कि ये जो लक्षण है, ये और ये दोनों एक दूसरे का विपरीत गुण हो गया, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक दूसरे का विपरीत गुण हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों गुण एक ही साथ किसी जीव में जा रहा है, ठीक है। इधर से ये और ये दोनों युग्मक जो है या दोनों गुण जो है एक साथ किसी जीव में आया। अब इस जीव में क्या होगा, तो दोनों में से कोई एक ही लक्षण जो होगा बाह्य रूप से दिखाई देगा, तो इसमें कैपिटल टी का लक्षण दिखाई देगा, अर्थात ये जितने भी पौधे होंगे सभी क्या होंगे बाबू, तो लंबे होंगे, ऑल टॉल, सभी क्या होंगे, लंबे होंगे। सभी लंबे इसलिए होंगे क्योंकि इसमें प्रभाविता का नियम अप्लाई हो गया, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम है मेंडल के द्वारा दिया गया वह नियम क्या है बाबू, तो सेकेंड जो नियम है वह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब कि पृथक्करण का नियम, ठीक है। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो पृथक्करण के नियम के अनुसार मेंडल ने क्या बताया था कि F1 पीढ़ी में दो विपरीत गुण एक साथ रहने के बावजूद भी, अर्थात अगर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि जब F1 पीढ़ी में, चूँकि इस नियम के अनुसार यह बताया गया, किसके अनुसार,
तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, पृथक्करण के नियम के अनुसार। तो उन्होंने मेंडल ने बताया था कि इस नियम के अनुसार उन्होंने यह बताया कि F1 पीढ़ी में दो विपरीत गुण है, ये F1 पीढ़ी हो गया। अब इस F1 पीढ़ी में दो विपरीत गुण एक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे के लक्षण को प्रभावित किए बिना ही एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्रथम पीढ़ी का गुण हो गया। अब इसमें क्रॉस अगर कराया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी का गुण जो होगा स्मॉल टी के पास चला जाएगा और स्मॉल टी का गुण कैपिटल टी के पास आ जाएगा, ऐसा नहीं ना हुआ। इसमें गुणों का मिश्रण नहीं हो रहा है, कैपिटल टी इसका अलग ही गुण है, स्मॉल टी इसका अलग गुण है, ठीक है। तब पृथक्करण के नियम के अनुसार मेंडल ने यह बताया कि F1 पीढ़ी में दो विपरीत गुण एक साथ होने के बावजूद भी एक दूसरे के लक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं और शुद्ध रूप से युग्मक बनते समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो गए, ये सेपरेट हो गए। अब ये जो युग्मक बना यह युग्मक शुद्ध हो गया, इसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, जिसके वजह से पृथक्करण के नियम को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा जाता है पृथक्करण के नियम को। तब मेंडल ने एक संकट संकरण के आधार पर दो नियम दिए थे, एगो प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अगर आप इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय रुपेश सर, वहाँ पे जाए और वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको चैप्टर 5 का पूरा PDF मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेंडल के द्विसंकर संकरण, ठीक है, मेंडल के द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसको कहा जाता है बाबू, तो बताया जाता है कि जब दो जोड़े विपरीत लक्षण के आधार पर संकरण की क्रिया कराई जाती है, ठीक है, जब दो जोड़े विपरीत लक्षण के आधार पर संकरण की क्रिया कराई जाती है। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं बाबू, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस देखने के लिए हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि द्विसंकर संकरण को देखने के लिए बताया गया कि जब दो जोड़े विपरीत लक्षण के आधार पर संकरण की क्रिया कराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस को दिखाने के लिए मेंडल ने एक लंबे एवं लाल पुष्प वाले पौधे का चयन किया, लंबे एवं लाल पुष्प वाले पौधे, ठीक है, लंबे एवं लाल पुष्प वाला पौधा, जिसके लिए उन्होंने जीन यूज किया बाबू डबल कैपिटल टी और डबल स्मॉल आर, ठीक है, ये हो गया लंबे एवं लाल पुष्प वाला पौधा। दूसरा जो पौधा था वह बौना एवं सफ़ेद पुष्प वाला, ठीक है, बौना एवं सफ़ेद पुष्प वाला, बौना एवं सफ़ेद पुष्प वाला पौधा, ये हो गया। इसके लिए उन्होंने जो जीन यूज किया वह क्या था बाबू, डबल स्मॉल टी डबल स्मॉल आर, ठीक है। तो इसमें दो जोड़े विपरीत लक्षण हो गए, एक जोड़ा हो गया लंबाई का और एक जोड़ा हो गया पुष्प के रंग का। तो जब संकरण की क्रिया दो जोड़े विपरीत लक्षण के आधार पर कराई जाती है तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जब क्रॉस कराया जाएगा तो क्रॉस कराने के दौरान कंडीशन क्या बनेगा, तो कैपिटल टी कैपिटल आर अलग होगा, फिर कैपिटल टी कैपिटल आर अलग होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये गैमेट बनेंगे। जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो क्रॉस कराने के दौरान क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होगा। फिर दूसरे का संकरण कराएंगे तो वही कंडीशन बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर इसका क्रॉस अगर कराया जाएगा यहाँ पे तो वही कंडीशन बनेगा, ठीक है। अर्थात जितने भी पौधे होंगे सभी लंबे एवं लाल पुष्प वाले होंगे, ठीक है। ये जितने पौधे उत्पन्न होंगे F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे एवं लाल पुष्प वाले।
तो इसमें हम लोग देखेंगे कि F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न हो रहे हैं वे सभी कैसे हैं, तो लंबे एवं लाल पुष्प वाले हैं। ठीक है, अब ये अलग कैसे दिखाई देगा, तो जब F1 पीढ़ी के दो पौधों के बीच क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो F1 पीढ़ी के दो पौधों के बीच क्रॉस कराने के लिए हम लोग पॉनेट वर्ग का या पॉनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पॉनेट स्क्वायर क्या होता है बाबू, तो पॉनेट स्क्वायर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को संकरण के दौरान उसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पॉनेट वर्ग बनाकर। ठीक है, पॉनेट स्क्वायर बनाकर देखेंगे। जैसे F1 पीढ़ी के जो पौधे होंगे उसमें लंबे एवं लाल पुष्प वाले थे, तो लंबे एवं लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण हम लोग को कराना है, दो पौधों का इस्तेमाल करना है। तो ये हम बना दिए पॉनेट स्क्वायर। ठीक है, अब इस पॉनेट स्क्वायर में हमने बताया कि F1 जनरेशन में कैसे पौधे थे, तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r वाला कंडीशन था। ठीक है, तो दो पौधों के बीच क्रॉस कराना है, तो एक पौधे से इस तरीके से 4 गैमीट बनेंगे। कितने गैमीट बनेंगे बाबू, 4 गैमीट। ठीक है, एक कैपिटल T कैपिटल R होगा, फिर कैपिटल T स्मॉल r होगा, फिर स्मॉल t कैपिटल R होगा, फिर स्मॉल t स्मॉल r होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा ही दूसरा पौधा लेंगे तो ऐसा ही ना गैमीट तैयार होगा। तो अब इन दोनों गैमीट को हम लोग ऊपर और साइड में रखकर क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे सिंबल बना देंगे, ये फीमेल का सिंबल हो गया, फिर ये क्या हो गया, मेल का सिंबल बना देंगे। ठीक है, मेल का सिंबल और फीमेल का सिंबल बना गया। एक तरफ नर युग्मक को, दूसरी तरफ मादा युग्मक को रख देंगे। तो इसी गैमीट को उठा के इधर रख दे रहे हैं, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल t कैपिटल R फिर स्मॉल t स्मॉल r। ठीक है, ये 4 गैमीट को एक साइड रख दिए। इस फिर ऐसे ही 4 गैमीट को इधर भी रख देंगे, रख दिया यहाँ पे। अब रखने के बाद इनका क्रॉस कराएंगे, इसका संकरण इन चारों के साथ कराएंगे। तो जब संकरण कराएंगे तो कंडीशन क्या तैयार होगा, देखिए यहाँ पे कैपिटल डबल T डबल कैपिटल R होगा, फिर डबल कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r होगा, कैपिटल T स्मॉल t डबल कैपिटल R होगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। ये ना कंडीशन बनेगा। इसका क्रॉस जब इन चारों के साथ कराएंगे तो फिर इसका क्रॉस इन चारों के साथ कराएंगे, ऐसे ही क्रॉस कराया जाएगा। ये हो गया। फिर इनका क्रॉस इन चारों के साथ कराएंगे। ये क्रॉस होगा, फिर इसका संकरण इन चारों के साथ कराएंगे। ये हो गए 16 पौधे तैयार हो गए। ठीक है, अब इन 16 पौधों में से हम लोग को ढूंढकर बताना होगा कि लंबे एवं लाल पुष्प वाले पौधे कितने हैं और लंबे एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे कितने हैं, फिर लंबे एवं बौने पुष्प वाले पौधे कितने हैं और बौने एवं सफ़ेद पुष्प वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या बाबू, तो लंबे एवं लाल, ठीक है, पुष्प वाले पौधे, लंबे एवं लाल पुष्प वाले पौधे कई गो होंगे बाबू, तो इसमें होता है 9 गो। कैसे कैसे, तो एक यहाँ पे है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5 6 7 8 9। तो लंबे एवं लाल पुष्प वाले पौधे कितने हो गए, 9 हो गए। अब ढूंढेंगे हम लोग क्या बाबू, तो लंबे एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, लंबे एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे। तो लंबे एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। कहाँ पे, तो लंबे एवं सफ़ेद पुष्प वाला। ठीक है, लंबे एवं सफ़ेद पुष्प का कंडीशन क्या होगा, तो लंबाई का कंडीशन ये हो सकता है, सफ़ेद पुष्प का कंडीशन ये होगा, ये कंडीशन ढूंढिए कई गो है। तो यहाँ पे 1 हो गया,
ठीक है। दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। और तीसरा किधर है दबा, ठीक है। तो लंबे एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे 3 हो गए। अब हम लोग को ढूंढना है बौने एवं लाल पुष्प वाले, बौने एवं लाल पुष्प वाले पौधे। तो लंबे एवं लाल पुष्प वाले पौधे की संख्या भी 9 होगी। लंबे बौने एवं लाल पुष्प वाले, ठीक है। तो बौने एवं लाल पुष्प वाले एगो यहाँ पे है, ठीक है, 2 गो, एक यहाँ पे है, 3 गो हो गया ना। तब 3 हो जाएगा इधर भी। अब हम लोग को ढूंढना है कि बौने एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे कई गो होंगे। बौने एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, ठीक है। बौने एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे ये कई गो होंगे बाबू? तो ये अकेले होगा, इकलौता होगा एगो। इसलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, कितना होगा? तो 9:3:3:1, ठीक है। ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। अब हम लोग को ये देखना है कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण के आधार पर कौन से नियम दिए थे, ठीक है। मेंडल ने द्विसंकर संकरण के आधार पर कौन से नियम दिए थे ये देखना है हम लोग को, ठीक है। तब मेंडल जो है द्विसंकर संकरण के आधार पर जो नियम दिए थे बाबू, उस नियम में हम लोग ये देखेंगे नियम क्या था। तो नियम था बाबू स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। चलो देखते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है बाबू स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार मेंडल ने यह बताया कि F1 जनरेशन में 2 विपरीत गुण एक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी में, चूँकि इस नियम के अनुसार मेंडल ने यह बताया था कि F1 पीढ़ी में 2 विपरीत गुण एक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे के वंशागति को प्रभावित किए बिना ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में साथ साथ चले जाते हैं, ठीक है। यानी एक साथ जब गुण जो है विपरीत गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं बिना एक दूसरे को प्रभावित किए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, ठीक है। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर था बाबू इधर, ठीक है, फिर इसका संकरण कराए हम लोग किससे? जैसे F1 पीढ़ी में 4 गो गुण बना था, ठीक है, 4 गो गुण बना था ना, ऐसे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r था। तो ये कंडीशन बना ऐसे, फिर एक कंडीशन बना ऐसे, फिर एक और कंडीशन बना कैसे? स्मॉल t कैपिटल R, फिर एक और ही कंडीशन बन गया स्मॉल t स्मॉल r। तो जब इसका संकरण दूसरे पौधे के युग्मक के साथ कराएं तो इसमें क्या हुआ है? देखिए ये भी यह लक्षण है, ये भी लक्षण है, ठीक है। ये दोनों जो गुण है, अब ऐसा थोड़ी हुआ कि एक गुण जो है दूसरे गुण की वंशागति को दबा दिया, नहीं, दोनों गुण जो है एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले गए, ठीक है। जैसे इसका क्रॉस जो है किसी दूसरे युग्मक के साथ कराया गया ऐसे, ठीक है।
तो अब क्या हुआ कि ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। ये ना ऐसा नहीं हुआ कि एक गुण जो है दूसरे गुण को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बन गया बाबू, यहाँ पे ये कंडीशन बना। ठीक है, तो अब जो दो गुण है एक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं और एक ही साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज हम लोगों ने क्या कवर किया बाबू, तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम या मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मेंडल के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम के अपवाद पढ़ेंगे हम लोग। तो इस मेंडल के नियम को, अपवाद को पढ़ने के पहले आप लोग को हम बता दें कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।